have studied about algorithms that are used in our machine learning. सबसे पहला हमने कौन सा एल्गोरिथम पढ़ा था? लीनियर रिग्रेशन। बाज़ औक़ात हमारी प्रॉब्लम्स रिग्रेशन की होती हैं, लेकिन हम उन्हें क्लासिफिकेशन में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कुछ भी काम गलत या दुरुस्त नहीं है, आपने जस्टिफाई करना है तो वो दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर एक प्रॉब्लम देखते हैं जो रिग्रेशन वाली है, आप पहले क्लेम करें कि अगर ये क्लासिफिकेशन से हुई तो ज़्यादा बेहतर होगी, फिर उसको प्रूव कर दें तो यू आर सक्सेसफुल। कोई प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन की है, आप बताएंगे ये रिग्रेशन में ज़्यादा अच्छी होगी, फिर किस तरह होगी आप जानते हैं कि इसके स्टेप्स बड़े सिंपल होंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। रिग्रेशन में क्या होता है कि आपके पास कॉन्टिन्यूस वैल्यूज होती हैं, ठीक है, लेकिन उसको क्लासिफिकेशन में कैसे कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप एज को ही देखें, एज हमारे पास एक ऐसा कॉलम है जो रेंज में आता है, जो वैल्यूज में आता है। लेट्स से अगर हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें यूनिवर्सिटी में, तो 18 से लेके हम 30 तक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हर स्टूडेंट की एज डिफरेंट होगी, जैसे 20, 25, 18 इस तरह। तो हम उसे किस तरह कैटेगोरिकल कर सकते हैं, थोड़ा सोच के बताइए। ग्रुपिंग करके ग्रुपिंग करके 18 वाले एज में आ सकते हैं, 29 वाले एज में आ सकते हैं। इनका अरिथमेटिक मीन ले सकते हैं। नहीं, उसको आपने एक बना देंगे तो वो तो एक ही बन गई। जो सिर्फ 18 वालों को जो सारे मानेंगे, आप यूँ कर सकते हैं कि 18 से लेके 22 तक एक कैटेगरी बना दें, 23 से लेके 25 तक इस तरह 3 कैटेगरी बना दें, ये 3 कैटेगरी बन जाएगी। ठीक है, इस तरह फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जो जिनको टेम्परेचर है, पेशेंट्स हैं, उनका टेम्परेचर कितना हो सकता है कि जैसे किसी का टेम्परेचर 99 तो ये 98 से पहले भी टेम्परेचर हो सकता है, 96 भी हो सकता है, और इस तरह बुखार 104 पे भी हो सकता है। तो आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये नॉर्मल है, ठीक है, ये कम है, ये ज़्यादा, यानी कि ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है। ठीक है, इस तरह तो आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि नॉर्मल, लो, हाई। तो इस तरह आप एक रिग्रेशन प्रॉब्लम को भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आप कर दें, जस्टिफाई करें, तो ठीक है, कामयाब। तो अभी हम कुछ थोड़ा रिवाइज करेंगे और वो आप लोग करके तो फिर हम कुछ नया सीखेंगे। थोड़ा सा बताइए कि हमने क्या सीखा था, क्या हमारे स्टेप्स थे कि हम ये काम परफॉर्म करें जब भी हमने कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी। पीछे अपने नोटबुक पे देखें और मुझे बताएं कि सबसे पहले हमने क्या काम परफॉर्म करना है। एक्सक्यूज मी सर, लास्ट टाइम हमने कोई 2 एग्जांपल्स की थी जिसमें हमने लीनियर रिग्रेशन भी अप्लाई किया, फिर डिसीजन ट्री भी अप्लाई किया, फिर सपोर्ट वेक्टर मशीन्स भी अप्लाई किया, जैसे टाइटैनिक की एग्जांपल थी और हार्ट प्रिडिक्शन डिजीज़ की। तो उसमें तो हम मतलब जजमेंट नहीं ना कर रहे थे, उसमें तो हम तीनों एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे थे। जैसे लीनियर, पहले लीनियर के रेफरेंस से देखा, लीनियर नहीं, हमने जो क्लासिफिकेशन देखा ना, हमने चेंज नहीं किया,
जी उसमें चेंज नहीं किया। चेंज कुछ नहीं किया था हमने, ठीक है। वो तो वो सारा क्लासिफिकेशन ही था। क्लासिफिकेशन के बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है। तो वो हमने उनमें से 3 किए थे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जी डिसीजन ट्री और सपोर्ट वेक्टर जी। सपोर्ट वेक्टर मशीन। इसके अलावा और भी हैं, जैसे KNN है। और हमने ये सीखा था कि डिफरेंट एल्गोरिथम की ज़रूरत क्यों पेश आती है। वो आप लोगों ने खुद भी बताया था कि हर प्रॉब्लम का सलूशन कुछ इस तरह तो नहीं हो सकता कि हम यहाँ पे एक लाइन इस तरह लगा दें या इस तरह लगा दें या ऐसे लगा दें, ठीक है। ये रिग्रेशन प्रॉब्लम, और हर प्रॉब्लम जो है वो इस तरह भी नहीं आ सकती कि हम इस तरह बना दें, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमारे पास बाइनरी क्लासेस, बाइनरी क्लासिफिकेशन, लेकिन बाइनरी से ज़्यादा हो वहाँ पे क्या करेंगे, तो डिफरेंट एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमने सीखा था कि हम डिफरेंट डेटा सेट्स के लिहाज से कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। तो अभी हमने 3 सीखे, तो 3 को आप लोग थोड़ा रिवाइज करें। ये मैं आपको एक डेटा सेट दिखा रहा था। अगर आपसे कहा जाए कि इस डेटा सेट के मुताबिक आप अपना प्रोजेक्ट बनाएं, तो वो किस तरह बनाएंगे। ये एक स्टूडेंट परफॉर्मेंस का एक डेटा सेट है। उस डेटा सेट के मुताबिक हमने एक तो इसको एनालाइज करना है, और सेकेंडली हमने इसे प्रिडिक्ट करना है कि स्टूडेंट का क्या स्टेटस होगा। ये देखें, ये आपके सामने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। ये देखें कि स्टूडेंट कौन से स्कूल पढ़ रहा है। 2 किस्म के स्कूल हैं, ठीक है। उसका जेंडर क्या है, उसकी एज कितनी है, उसका एड्रेस क्या है, वो अर्बन में है या रूरल में है, ये देखें। इसको हम अभी देखते हैं पाइथन में, और फिलहाल इधर देखें एक्सेल में हमने यहाँ फिल्टर लगाया। तो ये देखें, ये कौन सी वैल्यू है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है या कैटेगोरिकल वैल्यू है। ये कैटेगोरिकल वैल्यू है, ठीक है। ये सिर्फ 2 वैल्यूज हैं। जेंडर में आप देखें तो यहाँ पर भी कैटेगोरिकल है, ये कैटेगोरिकल नहीं है, ये काफ़ी सारी वैल्यूज है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स पे, हम इसको भी कर सकते थे लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एड्रेस में भी कैटेगोरिकल, ये फैमिली साइज, ठीक है, पेरेंट स्टेटस, ठीक है। इसको आप इसके डेटा सेट की डिस्क्रिप्शन में देखेंगे ANT क्या है। ये है मदर एजुकेशन, ये 5 लेवल पे है। 0 मीन नो एजुकेशन, इस तरह 4 मीन हाईएस्ट एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन, ठीक है। इस तरह फादर की एजुकेशन क्या है, मदर जॉब करती है, हाउस वाइफ है, वट, इस तरह फादर की जॉब। और रीज़न क्या है, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कोर्स कर रहा है, वो स्टडी एट होम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका गार्डियन कौन है, वो ट्रैवलिंग टाइम कितना लेता है, स्टडी में कितना टाइम स्पेंड करता है, ठीक है। ये आवर्स हैं। और इस तरह ये काफ़ी सारे ऊपर देखें आप कि उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, वो पे खुद कर रहा है, फैमिली सपोर्ट है कि नहीं, और उसकी जो तालीम है वो ये हायर एजुकेशन है पहले की कि नहीं, वो इंटरनेट कितना यूज़ करता है, ठीक है, वो रोमांटिक कितना है, फैमिली रिलेशंस, फ्री टाइम कितना देता है, बाहर कितना जाता है, और ये वॉक है कि वो पार्टीज़ में कितना जाता है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी छुट्टियाँ कितनी हैं, उसका फॉर एग्ज़ाम्पल क्विज़ेस में, असाइनमेंट्स में, मिड टर्म में क्या ग्रेड आया। तो ये आखिरी ग्रेड है उसका G3। दिस इज कॉल्ड फॉर एग्जांपल इस केस में लेबल वैल्यू।
तो ये सारे के सारे जो ये एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है, फीचर्स कहते हैं, फीचर हो गए। और ये कौन सा हो गया G3, और ये 0 and 1 में, ठीक है, कि या अगर 0 है इट मीन वो फेल है, अगर 1 है तो इट मीन वो पास है। तो आपने एक तो इसे प्रिडिक्ट करना है, और फिर हम ये भी सीखेंगे कि डिफरेंट वेरिएबल्स का आपस में क्या ताल्लुक है, और डिफरेंट वेरिएबल्स का आउटपुट वेरिएबल के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है। तो राइट नाउ सबसे पहले जो आपने लिखा हुआ है, अभी वो मुझे पहले लिखवा देना क्या काम है। दूसरा क्या काम है? लोड डाटा सेट, डेटा, तीसरा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, प्री प्रोसेसिंग, that is called data pre-processing, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसमें मॉडल सिलेक्शन, हैंडलिंग नल वैल्यू, मतलब इसकी वो सॉरी इसकी सब कैटेगरीज आ जाएंगी ना प्री प्रोसेसिंग में, वो हैंडलिंग नल वैल्यू। इसके छड़ा पांचवा कौन सा है? मॉडल सिलेक्शन, नेक्स्ट वन, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल एवेल्युएशन, नेक्स्ट वन, प्रेडिक्शन प्रोसेस, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ये आप लोग अपनी प्रीवियस अपने रजिस्टर्स वगैरह देख के तो ये इसके कोड यहाँ पे लिख लें, फिर मुझे लिखवाइए, देन विल कंटिन्यू आवर टुडेज वर्क। और आज खास तौर पे हमने पढ़ना है कि हाउ टू परफॉर्म एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो ये अपने अपने काम ये लिख लें कि लाइब्रेरीज में इंपोर्ट करते हुए क्या कोड लिखना है, और डेटा सेट लोड करना है, उसकी फाइल का नाम है student-mat.csv, बाकी आप लिख दो। यूएसपी है, यूएसपी है। बिल्कुल, मैंने वो पता है कि ये तो मुझे प्रिंट निकालता रहूँगा प्रैक्टिस के। ये मुझे तुमने वीडियो भेजी है, ये सारा मैंने लेक्चर में नोट किया, लिख लिया है, एक जगह लिख लिया है सारा। इसको ना प्रिंट आउट भी ठीक, और अगर फोन बड़ा हो ये प्रिंट से बड़ा फ़ायदा हो जाता है, एक जगह आपके पास चीज़ें आ जाती हैं। मैंने हर डिफरेंट फाइल का
हर ये फाइल import का pandas फिल्टर as pd import numpy as NP और क्या है मैटप्लॉटलिब डॉट पाइलोट बाई प्लॉट एसबीएलटी ठीक है। इस तरह की लाइब्रेरीज अपने पास प्लीज नोट करें और बाकी की लिखेंगे आपने किस तरह डेटा सेट लोड करना देखो चाहिए। पेपर में मुझे लगता थ्योरी देनी है बस। लिखें नए सिरे से नहीं सर ये डेटा सेट लोड करने के लिए हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है यही है। डेटा फ्रेम आप कोई सा भी वेरिएबल कोई सा भी रख सकते हैं। तो पैंडा की लाइब्रेरी से pd हमने लिखा है डॉट रीड csv तो ये हमारे पास पता नहीं इसमें एक ही था मेरा ख्याल है नहीं इधर एक ही था एक हाँ ये यूएस में ठीक है। आज हमने काफ़ी सारा काम करना है ये एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पे। तो सबसे पहले हम वही करते होते हैं कि डीएफ चेक कर लेंगे डीएफ में क्या है डेटा फ्रेम में क्या है।
ठीक है, ये गौर फरमाएं कि ये आपके पास आगे 1044 रोज, ठीक है, 33 कॉलम है इसके अंदर, और ये एक्सेल की फाइल है, ठीक है, और इसके अंदर ये जीपी और टोटल 2 स्कूल हैं इसके अंदर, एक है एमएस, ठीक है, इनके एब्रीविएशन भी कुछ हैं, और इस तरह ये हमारे पास सारे फीचर 32 जो फीचर्स हैं वो इनपुट के तौर पे यूज़ होते हैं, और जो आखिरी है वो यहाँ पे वो है लेबल, तो ये G3 लेबल, ठीक है, तो ये 0101 की फॉर्म में। तो अब आप यहाँ से देख के आपने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है? चेकिंग ना एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की आपने इसको चेक करना है, ठीक है। ईडीए के अंदर आपने और क्या पढ़ा हुआ है? जैसे नल वैल्यूज कितनी है, जैसे डिस्क्राइब करते हैं आप, ठीक है, उसकी शेप देखते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पे आप एज एन एक्सपेरिमेंट इसको यहाँ पे लिख भी लें और इसको यूज भी करें, जैसे df डॉट शेप, तो ये सिर्फ आपको 1044 रोज और 33 कॉलम्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, ठीक है, और फिर आप इसको डिस्क्राइब भी देख लेंगे इसके अंदर स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिटेल है। जैसे ये एज की टोटल कितनी वैल्यूज हैं, तो इसमें एज, मदर एजुकेशन, फादर एजुकेशन, ट्रेवल टाइम वगैरह, इन सब में आप देखें कितनी वैल्यूज हैं 1044। इट मीन्स कि यहाँ पे इन कॉलम्स के अंदर कोई नल नहीं है, लेकिन सारा चेक करने के लिए क्या करते हैं आप, इस नल डॉट सम, और यहाँ पे आप एनी का फंक्शन भी लगा के चेक कर सकते हैं कि इसमें अगर कोई नल वैल्यू हुई तो वो आपको ट्रू यहाँ पे रिटर्न करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है। दूसरा भी आप देख लें, df डॉट इस नल डॉट सम, ठीक है, तो ये फॉल्स और ये बराबर होने चाहिए, अगर कोई ट्रू है तो यहाँ पर भी दूसरी वैल्यू आएगी। इस तरह और भी अपने पास नोट कर लें जो आपने पढ़ा है। मीडियन स्पेस में लेंगे अगर कोई ना लो, ठीक है, इसी डेटा पार्ट में आएगा ना? प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, उसके अलावा जो डमी वैल्यूज आउटलायर्स देखते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज हैं जो न्यूमेरिक नहीं है तो हमने सारी वैल्यूज को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखें, जैसे जेंडर, जैसे स्कूल है, जेंडर है, एड्रेस है, फैमिली साइज, पेरेंट स्टेटस, मदर जॉब, फादर जॉब, रीजन, गार्डियन, सो ऑन, ये काफ़ी सारे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि इनमें से इम्पोर्टेंस किस किस की है। इम्पोर्टेंस के लिए क्या सीखा था हमने डिफरेंट फीचर्स का कोरिलेशन देखा था लेबल वेरिएबल के साथ, एक दूसरे के साथ भी देख सकते हैं, लेबल वेरिएबल के साथ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे किया था हमने, कोरिलेशन, उसका कोड थोड़ा अपने पास नोट फरमाएं, फिर मुझे बताइए।
पिछले पेज पे बनाना है। ऐसे ही है, फिर तो फोटो करके गाड़ी तो बहुत आगे चलते हैं। जी anyone can सर कोरिलेशन डायग्राम का जो है कोड वो कोर इज इक्वल टू डी एफ डॉट CORR फंक्शन CORR डॉट ठीक है कोरिलेशन का ये फंक्शन है सर DF डॉट वो आगे आगे कोड डॉट फिट और डॉट फिट। सर ये कोर का फंक्शन किस लाइब्रेरी से आ रहा है हमारे पास? लाइब्रेरी से नहीं आ रहा ये पैंडा में ही है ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन है फिर आगे डाटा फ्रेम कोड डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मेशन डेटा फ्रेम तो ये क्या करेगा ये वीडियो जो वीडियो भेजी है ना उसमें है ये जब टाइटैनिक की एग्जांपल करवाई थी ना उस वक्त ये कोड करवाए थे। ये मैंने आपको कब पढ़ाया था ये बता लास्ट लेक्चर अपना कोड निकाल के बताएं ये कोड कभी भी अप्लाई नहीं होता ये मैंने कोशिश की थी। इसलिए कह रहा हूँ कि सही तरीके से पढ़ें जो आप पहले पढ़ चुके हैं फिर मुझे बताइए स्टैंडर्ड्स के लिए प्लीज ये मैंने आपको फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म वगैरह किसने पढ़ाया था ये लास्ट आपको श्योर ये लास्ट लगा तो स्टैंडर्ड स्केलर कौन सा था ये लास्ट लगा आपने इसको रन किया था जिसको ये स्टैंडर्ड के लिए किया था और वो कोर्स में किया ऐसे ही रन हो गया था नहीं कुछ किया था आपने याद नहीं किया होगा तो फिर ये होगा सही कोड सिर्फ लिखा था मगर रन नहीं हुआ था। तो पूछे ना फिर रन नहीं होता ठीक है ये बच्चों कोड वेरिएबल कोई सा भी नाम ले लिया df डॉट कोड राइट अब आपका जो कोरिलेशन है वो इस वेरिएबल में आ चुका है ठीक है इसको हम रन करते हैं ये आपके सामने उनकी सारी डिटेल आ गई कोरिलेशन की जो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि इसको अब पढ़ने के लिए क्या काम करेंगे हम इसकी वो जो मैट्रिक्स वाली फॉर्म है -1 to तो जिसमें 0 वाले हैं वो उनसे है और उनको निकाल देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो 1 वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है। और एक और कोड था SNS डॉट हीट मैप और वो तो प्लॉट बनाता था। प्लॉट के लिए आपको 2 लेक्चर आपने नहीं पढ़े तो कम से कम उसकी प्रैक्टिस ही करें तो कोई कुछ तो नहीं पाना चाहिए आप ये कोड है ये तो चेंज हो ही नहीं सकता डेफिनेशंस डिफरेंट कर सकते हैं आपके कोरिलेशन किसे कहते हैं या कैसे यूज होगा ये तो कोड है इसको तो नहीं हम उसके साथ खेल सकते ये क्या था SNS डॉट हीट मैप और ये जो For वेरिएबल है और अगर हमें इसके ऊपर लिखी वैल्यूज चाहिए तो ट्रू करते हैं वरना फॉल्स करते हैं
राइट। तो फिलहाल हम इसे फॉल्स करते हैं, तो ये आप देखें कि ये आपके सामने इस तरह आ जाए। ठीक है, इसको अगर ट्रू करेंगे तो इसके ऊपर वैल्यूज लिखी आ जाएगी। तो जो वैल्यू ऊपर लिखी आएंगी तो उसके जरिए इसको पढ़ना मुश्किल है, इधर से आप खुद जज कर सकते हैं। असल हम जो रियल लाइफ में देखा हमें ना, जो इस टाइम पे आता है। ठीक है, ये आपके इसको थोड़ा सा छोटा कर लो। ठीक है, तो ये देखेंगे इसमें एज सबसे पहले कॉलम से लेके आखिरी कॉलम तक देखें, ये G3 तक, तो ये आपके सामने सारे न्यूमेरिक कॉलम्स आ रहे हैं। अब देखेंगे राइट साइड पे जो आपको 1 से लेके -1 तक वैल्यूज मिल रही हैं, उसमें कलर के लिहाज से देखें तो ये डिफरेंट फीचर्स की सिग्निफिकेंस है कि कौन सा कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आपके सामने ये वाइट वाले हैं वो 1 होता है हमेशा, यानी क्योंकि एज का इसके साथ 1 की कोरिलेशन होगा। लेकिन अगर एज का आप देखें मदर एजुकेशन के साथ, तो वो ये वाला आपको मिलेगा, ये सेल। ये अब इसको आप कलर के साथ देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये किसी लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ये 0 वाला देखें, यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला, इसका जो भी कलर बनता है, ये जो कलर है अगर यहाँ पे है, इट मीन्स वो कॉलम G3 के लिहाज से इनसिग्निफिकेंट है, यानी इसकी कोई भी वैल्यू हो जाए G3 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसे हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये और भी हैं, ये देख लें, ये भी वाइट है, ये भी वाइट है। इस लिहाज से आप देखेंगे G1 एंड G2 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी आप देख लें ये ऑरेंज कलर, तो ये 0.6, 0.8 एंड सो ऑन। तो आप एक खुद से थ्रेशोल्ड वैल्यू बना सकते हैं, या डोमेन एक्सपर्ट से पूछ के कि कौन सी वैल्यू रखी जाएगी, कितना कोई चेंज हो तो G3 पे अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये है कोरिलेशन, इसका बड़ा सिंपल सा कोड है, इसको नोट कर लें अपने पास। और इसका जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है वो ऊपर ये लिखा हुआ है, सिर्फ कॉल को आप डिस्प्ले करवा। ठीक है, और SNS.heatmap और अगर आप इसको ट्रू करते हैं तो रिजल्ट आपको मालूम है। क्योंकि इसके ऊपर ही वैल्यूज लिखी आ जाएंगी, और जो भी आपको चाहिए वो यहाँ कर लें। प्री प्रोसेसिंग में और क्या है? डमी वेरिएबल। इसमें एक और भी है स्टैंडर्ड स्केलर। अभी स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स न्यूमेरिकल नहीं है, नंबर्स में नहीं है, तो वो एरर दे देगा। तो सबसे पहले आपने डमी वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो ये आपके सामने कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है, इनको हम आप इसके नाम देख लें, यहाँ पे अलग अलग जगह स्कूल है, जेंडर है,
फैमिली साइज, फिर पेरेंट्स स्टेटस, एम जॉब, एफ जॉब, रीजन, गार्डियन। पहले ये अपने पास लिख के कोड लिख लें कि किस तरह डमी वेरिएबल में इसको लिखना, डमी वेरिएबल कैसे बनाना। प्लीज राइट इट डाउन। आप इसको कहीं पे यहाँ लगा दें और इसको नोट भी करें। जी समझ लो। ये 1 2 4 5 6। तो डमी वेरिएबल बनाने से पहले अगर कुछ कॉलम्स को हम ड्रॉप कर दें, वो फिर कोरिलेशन से ही हम डिसीजन लेते हैं। कोरिलेशन से तो अभी हम ड्रॉप नहीं कर सकते इसमें। करना चाहते हैं आप एल्गोरिथम यूज करें और उसके मुताबिक ड्रॉप कर दें। ड्रॉप करने के बाद डमी वेरिएबल में कन्वर्ट करें। देखिए डमी वेरिएबल के बाद ड्रॉप करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा? आपको यानी कि एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया। जो सीक्वेंस फाइल है ना साथी, ये स्टेप है। पहले आप ड्रॉप करेंगे, फिर आप ना अगर आपका यूज डाटा होता है उसको आप सिर्फ 5 वैल्यूज़ में ले जस्ट में आईडीए के लिए, ठीक है। उसके बाद डमीज अप्लाई करेंगे। पहले ड्रॉप करेंगे तो डमीज के लिए काम आसान हो जाएगा। जो मैं ड्रॉप करना है वो ड्रॉप कर दूँ। सिर्फ एक कॉलम रहने दें बस डमीज के लिए, ठीक है। बाकी सारे कॉलम ड्रॉप कर दें। एक ही बाकी वो भी तो हो सकता है। बाकी ड्रॉप कर दी तो बाकी भी तो हो जैसे सकता है। इसमें पहला कॉलम स्कूल का आ रहा है ना, तो स्कूल को भी डमी, स्कूल को करेंगे या जाए। सर अभी तक जो हम डमीज़ के लिए कोड यूज़ करते रहे हैं ना, उसमें सिर्फ एक फ़ीचर यूज़ करते थे, तो मल्टीपल फीचर्स भी यूज़ हो सकती हैं इसमें। मल्टीपल का कोड भी हमने पढ़ा हुआ है, ये कोमा लगा के ना यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कर देते हैं। मेरे पर लिखा हुआ है, मैं देखता हूँ। ये पढ़ा है, देखिए ये गिडमी है लम्बा है ना, जो डिग्री इसका कोमा लगा के सारे यहाँ इसको भी लिख सकते हैं। डिग्री कौन लगा के ड्रॉ फर्स्ट ड्रॉ मेरे पास लिखा हुआ है डमी डॉट शेप इक्वल टू लिखा हुआ है, ये भी मेरे एक में पकड़ में है। ठीक हो गए। ये आपके कॉलम्स हो गए, जो वन कॉलम
मतलब डेटा That प्रोसेसिंग need में ना to be हमें बहुत से converted काम to मैनुअल भी करना पड़ेगा। category. जैसे ये सर लिख रहे हैं ना हर एक की हेडिंग, ये हमें मैनुअल भी डिसीजन मेकिंग के लिए ये काम करना पड़ेगा। हर चीज़ ऑटोमेटिकली नहीं कर सकते। चीज़ है उसको फिट कर दिया, हाँ से पूछ के बैठ में चीज़ उसको यार फिट करना है, कुछ चीज़ नहीं है फिट करने के लिए, फिट करने की चीज़ नहीं। कि क्या इसका फॉर्म होता है कोड अगर हमने इसको डमी वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। pd डॉट गेट डमीज कॉलम्स नेम pd डॉट गेट डमीज अंडरस्कोर डमीज डमी सर ब्रैकेट, आगे फिर सर वो कॉलम्स नेम जितने भी आपने ऊपर अभी कॉपी किए हैं पेस्ट कर दें। कौन सी ब्रैकेट यूज करनी है? रेगुलर ओ स्केल स्केल ब्रैकेट है, ठीक है। और यहाँ पे कोमा ड्रॉप अंडरस्कोर फर्स्ट इक्वल टू ट्रू। ये हमारे पास हमारा स्टेप आ गया जो हमने डमी वेरिएबल में कन्वर्ट करना है और इसे किसी वेरिएबल में रख लेंगे, लेट्स से डमी इसका नाम देंगे। तो ये हमने डमी वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया और इसके अलावा क्या करेंगे? डमी स्टोर शेप करके वो देखेंगे उसके अंदर कितने डमी स्टोर शेप करके देखेंगे उसके अंदर। वो उसकी रूलर में कंकैटिनेट कर दो। कंकैटिनेट हम तब करते हैं जब हमने अलग अलग किया। ये देखें यहाँ पे डीएफ लिखा, यहाँ पे कॉलम्स को ऑटोमेटिकली वो कंकैटिनेट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने अलग अलग किया तो क्या करना पड़ेगा? तो ये कॉलम अगर होता तो मैं उसको उसके साथ मिला रहा और ठीक है, इसमें ये चेक करें कि ये सेल किसके बाद सिंगल कोड है। ठीक हो गया हमारा। चल। अब ये रोज उतनी ही है, कॉलम बढ़ गए, बढ़ गए। ठीक है। ये एज, मदर एजुकेशन, फादर एजुकेशन, ट्रेवल टाइम, स्टडी टाइम, फेलियर, ये वो हैं जो कैटेगोरिकल कॉलम के अलावा है। और जब आप आगे मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा नीचे इसको करें तो यहाँ पे आपको बाकी के कॉलम भी नजर आएंगे। ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ पे जो थे ना, तो एक उसने ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे उसका कैटेगरी और बाकी ले आया, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ गया हमारा डमी वेरिएबल की बिहेवियर। ठीक है, इसके अलावा क्या सीखा था हमने? नेक्स्ट वन हमारे पास क्या अवेलेबल है? मॉडल सिलेक्शन। तो अब आप मॉडल सिलेक्शन के लिए इसमें x और y को स्प्लिट करें। स्टैंडर्ड स्केलर भी कर दें। स्टैंडर्ड स्केलर में आप देखें, स्टैंडर्ड स्केलर का कोड अपने पास नोट फरमाएं। Then I'll write for you. यहाँ पे आएगा fit_transform। इसका कोड लिखना स्टैंडर्ड स्केल। स्टैंडर्ड स्केलर के लिए हमारे पास लाइब्रेरी है। कौन सी लाइब्रेरी है? नेक्स्ट वन, किसी वेरिएबल में ये स्टैंडर्ड स्केलर का फंक्शन आप उसका ऑब्जेक्ट कॉल करें और फिर कौन वो कौन सा यूज होगा? ऐसे ही कोई स्टैंडर्ड स्केल। साथी बने प्रेजेंट सर। बहन यस सर। जैन मोहम्मद अल्हा रजिया वसीम Present. धन्यवाद यस सर। इस्लाम प्रेजेंट सर। जैनुल आबिदीन Present. रबील जुबैर प्रेजेंट सर। वकास साकिब यस सर। वलमन यस सर। आखिर आशिफ प्रेजेंट। सैयद यस सर। आयजा अंजला प्रेजेंट। प्रोग्रामिंग को जब तक आप प्रिंटेड फॉर्म में नहीं ना लाएंगे ये नहीं हो सकता। हलीमा मोबाइल में यस सर। या तो हम बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका प्रिंट लेना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बाद यस सर। वो आपके नोट्स बन जाते हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं? लर्निंग करके ही करते हैं ना, नोट्स में से। शुरू से हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम किताब से लर्निंग करते हैं कोई चीज़ या नोट से लर्निंग करते हैं। ठीक हो गया। क्या कोड बनता है? SC इज इक्वल टू Any variable is equal to ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट कॉल किया, उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा, ये एक थोड़ा सा गौर फरमाना है कि जब आपने इसके एक्स प्लेन एंड वाई प्लेन बनाना है तो उसके अंदर आप स्टैंडर्ड स्केलर सिर्फ ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में सिर्फ फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से करें आप, बाकी तो वो 0 एंड 1 ही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक्स एंड वाई बनाएं और उसके बाद एक्स प्लेन एंड वाई प्लेन। ठीक है, तो एक्स बनाने के लिए क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल टू डमी डॉट ड्रॉप G3 को यहाँ से हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है,
और यहाँ पे आपने बताना है कि वो एक्सेस एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे कोई स्पेस हो तो यहाँ पे फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना। और y क्या करेंगे, y इज इक्वल टू डमी डॉट g3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब आपने एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है, बेहतर है पहले से ही कर लिया था। फ्रॉम sklearn डॉट जहाँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है, वो कौन सी लाइब्रेरी है? That must be on your fingertips. मॉडल ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे आप, xtrain कॉमा xtest कॉमा ytrain कॉमा वाई टेस्ट ytrain इज इक्वल टू, तो वाइट ट्रेन 2 दफा अच्छा, xtrain xtest ytrain ytest ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या लिखेंगे यहाँ पे? ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट और फिर आगे एक्स वाई। Please check it out your registers. यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, एक्स वाई वाले ट्रेन एक्स कोमा यहाँ वाई पे ऊपर लिख रहा हूँ ट्रेन दा मॉडल। हाँ वो नीचे आएगा अभी मैं ऊपर वाले लिख रहा हूँ। स्केलर हमको नहीं आता है। आगे स्केलर में हम उनको एक स्केल दे देते हैं, मतलब वो वैल्यूज़ पहले तो देखो कैटेगरी में ये हो रहा था कि हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज आती थी 0 या 1 अब में। यहाँ पे आप अगर standard 0 या 1 से ज़्यादा आ स्केलर जाए यूज करें। फिर हम स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करेंगे। लेट से आपने यही वेरिएबल रहने देना, तो वेरिएबल का नाम चेंज भी कर सकते हैं आप। क्या नाम था? स्टैंडर्ड स्केलर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पे इसे आपने स्टैंडर्ड स्केलर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो xtrain कोई करना है तो ये वेरिएबल ये वाला आप चेंज भी कर सकते हैं, तो हमने कहा कि यही रहने दें, ठीक है। अब आप xtrain को अगर चेक करें तो आपको यहाँ पे वैल्यूज स्टैंडर्डाइज मिलेंगी, xtrain एंटर, ठीक है। तो ये आपके सामने काफी सारी वैल्यूज ठीक है। बहुत डिम नजर नहीं आ रहा। तो ये स्टैंडर्डाइज भी हो गया। आपको मैंने एक बात बताई थी कि आप लोग बगैर स्टैंडर्डाइजेशन के मशीन लर्निंग चलाएं, उसका एल्गोरिथम चलाएं, जो भी उसका रिजल्ट आए फिर उसको स्टैंडर्डाइज करके चलाएं। नया रिजल्ट आएगा, अगर वो इम्प्रूव है तो ये आपका एक क्लेम है, आपकी ये सक्सेस है और आपका यहाँ पे पेपर पब्लिश होगा। जस्ट एक छोटा सा काम करने से कि आपने स्टैंडर्डाइजेशन को सिग्निफिकेंस दी, ठीक है। बेशक ये किसी भी लेवल का हो, डेटा सेट आप सबसे पहले उसको स्टैंडर्डाइजेशन के बगैर ट्रेन करें अपने एल्गोरिथम को, उसके बाद उसके साथ करें, रिजल्ट डिफरेंट आएगा, आप उसको पेश करें, उसकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, उसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट्स और भी जो इसके साथ रेलिवेंट है, तो आपका ये क्लेम हो, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल हमने देखना है कि यहाँ पे मॉडल कौन सा यूज हो सकता है, ठीक है। तो कोई सा भी आप यहाँ पे अगर स्कैटर प्लॉट बनाना चाहें तो किस तरह बनाएंगे? PLT डॉट स्कैटर। तो x हमारा क्या था, लेट से आप स्कूल ही को ले लेते हैं, और y हमारा क्या है, G3। बाकी भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये आपने XY लिया तो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी, बाकी और भी आप देखें यहाँ पे
एक से वैल्यूज हों एज से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये Zero और one से किस्म के ज़्यादा। आपको यहाँ Zero पे one होगा। मिलेंगे। फिर आप तो इसको देख के लॉजिस्टिक आपको क्या रिग्रेशन अंदाजा यूज़ होता है करेंगे। कौन सा मॉडल इसके लिए बेहतर हो सकता है, ठीक है। फिर हम स्टैंडर्ड स्केलर पे नहीं आएंगे। सबसे को जल्दी आ जाएगा फिर पैंट की ना डिस्कस कर लेंगे स्टडी का। तो ये मोर और लेस इसी किस्म के हैं। तो आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 01 है तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसके लिए मोर सूटेबल हो सकता है, ठीक है। बाकी भी आप इस पे एक्सपेरिमेंट्स करें, डिफरेंट फीचर्स यहाँ पे लिखें और बेशक यहाँ पे आप कैटेगोरिकल को न्यूमेरिक के साथ आप उसमें टैली कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा बताइए सोच के कि यहाँ पे कैटेगोरिकल को न्यूमेरिक के साथ किस तरह हम चेक करें, मतलब किसको किसके साथ करें। ये स्कूल हमारे पास है, ये है हमारे पास कैटेगोरिकल एज, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं स्कूल, यहाँ पे एज। तो ये आप हेडिंग देंगे बकायदा फॉर एग्जांपल कि कैटेगोरिकल वेरिएबल का न्यूमेरिक वेरिएबल के साथ डिफरेंट और आपस में उनका रिलेशन क्या है, कोरिलेशन या रिलेशन क्या है। मिसाल के तौर पे स्कूल का आप G3 तो हमने देख लिया, G2 के साथ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, मॉडल सिलेक्शन। मॉडल सिलेक्शन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, अब इस पर्पस के लिए ये कौन सी प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो हम वो अप्लाई करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, कौन सा कोड हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि जब 0 और 1 ये सारा कुछ आ जाता है तो क्लासिफिकेशन बन जाता उसकी लाइब्रेरी कौन सी है, मॉडल इज इक्वल लीनियर अंडरस्कोर मॉडल डॉट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। वो लिखेंगे आप साथ साथ लिखो ये ठीक है। ये हमने मॉडल यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट वन कोड क्या हमारे पास होगा अगर हमने इसको ट्रेन करना है, तो इसको फिट करें क्या करेंगे, मॉडल डॉट फिट इसका मॉडल नाम अंडरस्कोर रखेंगे LR रख लें, मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, अंडरस्कोर LR। कोई सा भी नाम दे दो, ये लिख देते हैं एल, ठीक है। इसको रन कर दें, मॉडल अंडरस्कोर LR डॉट फिट। तो ये हमने यहाँ पे इसको ट्रेन कर दिया, तो ये इसका ये ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई, ठीक है। तो क्या करते हैं मॉडल सिलेक्शन में इसको चेक करने के लिए एवेल्युएशन रिजल्ट मॉडल अंडरस्कोर LR डॉट स्कोर, और ये हम यहाँ पे ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों का स्कोर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेनिंग का स्कोर आ गया 95% है, ये टेस्टिंग का मॉडल डॉट LR डॉट स्कोर अंडरस्कोर है, मॉडल अंडरस्कोर एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट। वाई टेस्ट। तो ये दोनों ही आपको एक ही लाइन में मिल जाएंगे, मॉडल LR डॉट स्कोर regression was treated without चलिए छोड़े, ये नीचे देखिए सब ये brackets 95 है और ये 75, ब्रैकेट मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट शायद मिस हो गई है भाई। चलिए आप देख लें, ब्रैकेट तो नहीं मिस हुई, ठीक है। वो आपने नजर नहीं चलिए आप इसका ये सबसे नीचे देखें, ये रिजल्ट आप
ट्रेनिंग का इसका कितना स्कोर है और टेस्टिंग का, तो ये फर्क है। ठीक है, यहाँ से आपकी एक रिसर्च स्टार्ट हो सकती है। इस प्रॉब्लम को हम वेरिएबल क्या बोलते हैं, ओवरफिटिंग प्रॉब्लम, जिसके अंदर ट्रेनिंग की बड़ी अच्छी एक्यूरेसी है, टेस्टिंग की पूरी एक्यूरेसी। ठीक है, इसको यूँ समझ लें कि मॉडल ने ट्रेन बड़ा अच्छा किया है, लेकिन उसने अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी डेवलप नहीं की। जैसे कोई बच्चा है, आप उसको क्वेश्चन समझाएं तो वो क्वेश्चन मेमोराइज कर ले, तो जब भी आप उसे सवाल दें वही सेम क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से करें, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये ट्रेन हो गया है। लेकिन जो ही आप उसे नया क्वेश्चन दें तो वो अच्छा ना कर सके, तो इट मीन्स कि उसने सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस किया, उसने अंडरस्टैंडिंग में फोकस नहीं किया। ठीक है, तो ये होती है ओवरफिटिंग प्रॉब्लम। इसको कैसे दूर करना है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन राइट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। ये है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और दूसरा हमने कौन सा सीखा था एल्गोरिथम, डिसीजन ट्री। उसका क्या था, फ्रॉम sklearn dot tree, इंपोर्ट ट्री। फ्रॉम sklearn dot नहीं, फ्रॉम sklearn Import tree। अच्छा, पैंडा के अंदर आप लिखते हैं ना फ्रॉम sklearn dot tree import decision tree classifier, तो वो चल जाता है। ये डिपेंड करता है कि कंपाइलर कौन से हैं, प्लेटफॉर्म। editor कौन से। ठीक है, फ्रॉम sklearn import tree, और यहाँ पे मॉडल अंडरस्कोर dt। ट्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ट्री डॉट डिसीजन ट्री डॉट डिसीजन ट्री डिसीजन ट्री क्लासिफायर। क्लासिफायर। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा आ जाएगा, तो इसको भी आप चेक कर लें। ठीक है, और ये इसका रिजल्ट देखें, ये 100% है ट्रेनिंग में, लेकिन टेस्टिंग में 75%। ठीक है, तो ये हमने 2 कर लिए। तीसरा कौन सा हमने सीखा था, एसवी उसका कोड लिखवाएंगे। ठीक है, ये सारी लाइब्रेरीज कोशिश करेंगे पहले से ही आप इंपोर्ट करें। फ्रॉम sklearn import sklearn dot svm, import svc, import svc, ये बताएंगे क्या लिखेंगे, मॉडल प्रिंट नहीं करते हम लोग। चल रहा है। मॉडल प्रिंट नहीं करते सर। इसके आगे नहीं।
मैच गया था मैच हम्म, मैच गया था मैच ये वाला 2 हफ्ते पहले चला था रजिस्टर निकालिए। सारी चीज़ें आपकी फिंगरटिप्स पे होनी चाहिए। ये कौन सा आपने इसको मेमोराइज करना है, जब आप इसको बार बार करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उनके बारे में बहुत बार भूल जाते हैं। प्रोग्रामिंग में कभी भी अच्छी नहीं लगती मुझे वैसे। इसके बोर्ड में दिखाया जैसा SVM के नहीं देखे सेम वही है उसका वो लिखी हुई है। जी। सर इसके साथ मॉडल अंडरस्कोर SV के साथ फिटिंग करते हैं अगर दोनों तीनों को एक साथ रन करते हैं। अब फिट करना तो बात की बात है, वो लाइब्रेरी में एरर दे, वो तो लाइब्रेरी ही लोड नहीं कर रहा। SV का जो फॉन्ट है मतलब कैपिटल SVM स्मॉल में है। डॉट्स SV इससे नहीं होगा कुछ। एन तो नहीं है और इंपोर्ट SV ये कैपिटल में है। यार इसमें तो अगर आपने इसको समझना हो कि ये कैसे होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे गूगल में जाएं, इसका कोड देखें कि इसका कोड क्या है। ये कोड चल गया था तुम्हारा ये करके दिखाओ। तो कहीं नहीं लिखा हुआ आपने अपने पास। नेक्स्ट वन हमने क्या काम परफॉर्म करना है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स। सबसे पहले आपने इसको एवेल्युएट करना है। एवेल्युएट आपने इसका स्कोर देखा 2 एल्गोरिथम्स का। इसके बाद आपने ये बताना है कि इसके ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव क्या है। तो थोड़ा सा जुबानी बताएं कि ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव क्या होते हैं। ट्रू पॉजिटिव क्या होता है? जब उससे बात का ऑटो बाकी है सही बताया उसने। किसने कहा है? सब मॉडल है। एक्चुअल में भी वही हो। ये हमारा है एक डेटा सेट जो जिसमें वैल्यूज पड़ी हुई है, और ये है ट्रू, दैट इज कॉल्ड द नेचर ऑफ मैं साकिब जब भी प्रैक्टिस करूँगा इधर आके प्रेडिक्शन, कोई बात नहीं। यानी कि वो गलत है या जैसे दुरुस्त अभी है। हुए हैं। ठीक है। फॉल्स का मतलब होता है कि ये रॉन्ग प्रेडिक्शन है। ठीक है। ये करेक्ट आप इसको कह दें, और ये रॉन्ग प्रेडिक्शन है। ट्रू मींस करेक्ट प्रेडिक्ट किया। अब उस प्रेडिक्ट को करना है, और डेफिनेटली अगर आपके पास 2 क्लासिफिकेशन, ये 2 कैटेगरीज है क्लासिफिकेशन की, तो या तो वो ट्रू, या तो वो होगा
पॉजिटिव या वो होगा नेगेटिव। लेकिन अगर आप 3 कैटेगरीज बना लेते हैं तो वो तीसरी भी हो सकती है। लेट्स से न्यूट्रल, तो 0 1 2, ठीक है, इस तरह। तो अभी हम 2 की बात कर रहे हैं तो उसने ट्रू किया, यानी अगर हमारा लेबल जो कॉलम है उसमें 1 था, इसने भी 1 प्रिडिक्ट किया। 1 हमारे लिहाज से पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो ट्रू पॉजिटिव रिटर्न होगा। और अगर वहाँ 0 था, इसने कहा कि वो 0 है और हमारे ख्याल में वो नेगेटिव, यानी ठीक है, तो उसने ट्रू नेगेटिव करना। तो ये दोनों दुरुस्त। बाकी ये नीचे वाले दोनों फॉल्स होते हैं, यानी फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव। ये इसको इन्वर्स करता है। अगर वहाँ डेटा सेट में 1 था, इसने टेस्टिंग के दौरान ये समझा कि ये शायद 0 है, तो इसने 0 कर दिया। और अगर वहाँ 0 था, इसने समझा 1 है, तो उसने 1 कर दिया, यानी कि ड्यूरिंग प्रेडिक्शन। तो ये हम प्रेडिक्शन में ही इसको चेक करते हैं। तो हम इसको ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए 2 अलग-अलग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं ये थोड़ा सा आप बताइए। कैसे बनाएंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के लिए? हमारे पास कौन सी लाइब्रेरी होती है? sklearn.matrix import confusion matrix, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और comma classification report। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो ये हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? CM कोई सा भी वेरिएबल ले लें, आगे confusion कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, आगे y test वो कहाँ से आया, आगे y predict तो y प्रोडक्ट पहले बनाना है ना हमें, जी। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे y अंडरस्कोर प्रोडक्ट। ये स्टैंडर्ड वेरिएबल हैं जैसे मैंने बताया था। तो पहले मॉडल डॉट लॉजिस्टिक रिग्रेशन का बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? dot predict डॉट मॉडल अंडरस्कोर एल प्रोडक्ट में हम x test टेस्टिंग का बनाएंगे पहले। तो ये टेस्टिंग यहाँ पे हम उसको सिर्फ टेस्ट देंगे तो ये हमें उसका प्रोडक्शन देगा। यहाँ पे हम टेस्ट की बजाय कोई भी डेटा सेट और भी दे सकते हैं, कुछ और भी दे सकते हैं, जो भी हम यहाँ चाहते हैं, ठीक है, अपने डिफरेंट फाइल से। तो ये इसका जो रिजल्ट है वो y प्रोडक्शन की सूरत में स्टोर हो जाएगा। तो इसको जब हम मॉडल अंडरस्कोर एल ठीक है, मॉडल अंडरस्कोर एलआर हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे CM, राइट, तो ये हमें SNS डॉट हीट मैप की वैल्यू दे देगा। तो इसमें देखें 0 ये कौन सा था? X टेस्टिंग का था, तो वो इसकी 75% एक्यूरेसी आई थी। तो उसने सही कोई भी नहीं किया, ठीक है। कितनी वैल्यूज होंगी? तो उसने 236 वैल्यूज को दुरुस्त कहा कि ये 0 है, लेकिन 1 वाली उसने एक भी नहीं की। इसकी एक्यूरेसी वैसे भी डिस्टर्ब, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से हमें इतना क्लियर नहीं होता। अगर हम ट्रेनिंग की एक्यूरेसी देख लें वो किस तरह देखेंगे? उसके लिए ये रख लिया और बजाय यहाँ पे टेस्ट करने के ट्रेनिंग कर ट्रेन एक्स ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ट्रेन करने को यहाँ पे आपको अच्छा समझ आएगा, बाकी फिर आप इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो ये 95% थी, ठीक है। यहाँ पे उसने किया है 133 और 563, ठीक है। 95 से 5% उसने गलत किया है। लेकिन अगर आप उसका दूसरा देखेंगे ट्रेनिंग का जो डिसीजन ट्री का था, तो वो 100% था। तो यहाँ ट्रू नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव 0 होगी, ठीक है। तो आप उससे चेक कीजिए। बहरहाल ये इसका कोड भी अपने पास अपडेट कर लें कि कैसे बनाना है।
बार बार लिखेंगे तो आपको खुद ही याद होगा, समझ आएगा। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, वो भी ऐसे बनाते हैं। प्रिंट CR कर देते हैं। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट CR इज इक्वल टू Classification underscore port. प्रिंट आन आगे इसमें वाई ट्रू वाई स्प्रेड ये हो, तो ट्रू वाला कौन सा है, टू वाला वाई ट्रेन टेस्ट, पहले टेस्टिंग करते मड़ी हैं, तैयारी कर उसके बाद क्या है यहाँ पे वाई सुबह में रेडी प्रोटेक्शन। अच्छा अभी एक चीज़ और ठीक दिखाता है। हूँ मैं, और पहले यहाँ सर से पे आप पेपर का इसको कंफर्म प्रिंट कर में रहे ले हैं। लें, वरना वो सही नजर नहीं, समझ नहीं आता कि क्या लिखा है। फिर अभी वाई ब्रेड में वो दूसरी वैल्यू अच्छा वो हमने ये, क्योंकि ट्रेनिंग का डिफरेंट डेटा, नंबर ऑफ डेटा, इसका भी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स दोबारा देख लेते हैं और इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ठीक है, ये देखिए क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, बड़ी ही बुरी रिपोर्ट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, अगर आपको याद हो तो वो एक्सपेरिमेंट आप अपने तौर पर भी करें। एक्स ट्रेन इसकी 90% एक्यूरेसी, 95 थी। सेकंड तो हो गया। एक्स ट्रेन सर वो ऊपर एक्सट्रीम है और नीचे वाइड है नहीं, वो तो उसका है ना, उसका तो हमें भी जरूरत नहीं। वाई ट्रेन कॉमा ये ठीक है। अब ये देखें, ये 95% एक्यूरेसी के लिहाज से इसकी प्रिसीजन, रिकॉल, एक्शन स्कोर है। ठीक है, और इसकी सपोर्ट में कितने नंबर ऑफ डेटा था, 152 और 570, ये 70% बनते हैं ट्रेनिंग साइकिल। ठीक है, तो इसको अगर आप ट्रू नेगेटिव, प्रिसीजन का फॉर्मूला क्या होता है, उसके मुताबिक आप देखें तो ये आपको 0.90 मिलेंगे। एक दफा करके देखें। ये बताएंगे इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव वगैरह कैसे मालूम करते हैं। ये फॉर्मूला TP इक्वल टू, कौन सा और मैंने आपको बताया था कि ये वन, इसमें बताएं ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव वगैरह कौन कौन से हैं। अपने पास नोट करें। ट्रू पॉजिटिव कितना है, 133, और ट्रू नेगेटिव 560 और फॉल्स पॉजिटिव 15 563 19। ठीक है, तो अब आप बस इसका फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। प्रिसीजन का है TP इक्वल टू TP प्लस FP करिए इसको। ये पक्का है दिखवाए थे सर ने फॉर्मूले भी, प्रिसीजन भी और ये बताएं कि क्या इसका जवाब आपके इससे मैच करता होगा। 133 का यानी कि ये 0.90 जवाब आएगा, ये लेके आना है आपने इसके जरिए।
decision TP divided by TP. TP over TP plus FP. ये पूरा देखेंगे ना राउंड के बगैर तो वो 90 हो जाएगा। 90 हो गया ना। दूसरा बनाए इसका recall, वो है 8 TP over TP plus FN। ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस पे एक्सपेरिमेंट्स किया करें, इस पे घंटों लगाएं, एक दफा समझ आ गया फिर कभी नहीं भूलेगा। ये आपने साबित करना होता है कि ये इसका जवाब इस तरह आया। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज, ये रिकॉल का भी फॉर्मूला आपके सामने है, F1 का भी आपके सामने है। ठीक है, ये आपका कौन सा है? ये है 0 के लिहाज से। 1 के लिहाज से क्या होगा, यानी कि ये किसका है? 0 के लिए। 1 के लिए ये डिफरेंट हो जाएगा। 1 का ट्रू पॉजिटिव कौन सा होगा? ये वाला, ये 1 इज यानी उधर देखें तो 1 के लिहाज से ट्रू पॉजिटिव क्या है? 563, यानी और इसका ट्रू नेगेटिव इसके 133 डायगोनल होगा, और बाकी भी इसको खुद से परफॉर्म करके क्या ये 97 इसकी जो 97 आते हैं कि नहीं? ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये आपके सामने वो काम है जो हमने पहले से सीखा हुआ है, लेकिन आप लोग खुद देखें कि ये इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई। इसकी प्रैक्टिस भी करें, रोज़ाना कुछ टाइम दें इसको, और एक दफ़ा जब आप सीख लेंगे, कर लेंगे, तो आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। ठीक है, और मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि आपने इसे एक्सेल में ग्राफ किस तरह बनाना। तो ये सारी वैल्यूज वहीं पे पुट कर दें, ये एक एल्गो का जवाब आ जाएगा। इस तरह नीचे दूसरे एल्गो का लिखते हैं, तीसरे का लिखते हैं, सबका लिखते हैं, तो आपके सामने बहुत से एल्गोरिथम का जवाब आ जाएगा। मैं आपको एक सैंपल यहाँ से दिखाता हूँ। सर के बाद ये जो सर लेटेस्ट टेंडेंस नहीं हो जाता, आने में नहीं है चीज़, इसकी चीज़ें सब प्लान लगा। जब आप ये जर्नल को भेजते हैं ना, तो आपको रिव्यूज आते हैं कि इसको चेंज करके भेजें या इस तरह की डिटेल दें। तो आप लोगों ने उससे कहते हैं वो ट्रैक फाइल साथ भेज देंगे, इसमें ट्रैक करके भेजें। तो ट्रैक करने में पेपर आपने हर चंद अच्छा मुकम्मल किया हो, वो कुछ माइनर सी आपको चेंजेस बताते हैं, वो आपने करना है। लेकिन उसमें अगर ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, मिसिंग हो, तो फिर वो एक्सेप्ट ही नहीं होता, वो जर्नल लेवल पे रिजेक्ट हो जाता है। अगर वो रिव्यूअर्स तक पहुंच जाए तो फिर उसके काफ़ी चांस होते हैं कि वो एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन चूँकि रिव्यूअर ये नहीं कह सकता कि ये पेपर 100% ओके है, इसको पब्लिश कर दें, तो वो 2-3 चेंजेस फिर भी आपको बताता है।
और जो आप जब आपकी रिव्यूज हो जाए तो फिर वो किसी को देते ही नहीं, डायरेक्टली पब्लिश कर देते। तो ये आपने अपना ट्रस्ट खुद बिल्ड करना है। सर पाकिस्तान में जो HEC के रिकग्नाइज वो जर्नल्स हैं उनमें भी यही प्रोसेस है सारा, मतलब रिव्यू करते हैं। यदि आप ही पेपर रिव्यू कर सकते हो, ये पहले तो इंटरनेशनल भी रिव्यू करवाना पड़ता था। अब तो मैं ये यही भी पॉलिसी आई थी कि पाकिस्तान पे भी जो लेक्चरर टाइप के लोग हैं, PhD वो तो PhD लेवल पे होता है। PhD रिव्यू करवा सकते हैं। ठीक है, यानी आप इसको यूँ समझें कि अगर पाकिस्तान के रिसर्चर्स इतने सिग्निफिकेंट हो जाएं, वो कहें कि इनसे ही करवाएं, तो ये कामयाबी है। ठीक है, दिया है लास्ट ईयर के आप जो है वो पहले इंटरनेशनल लोगों से रिव्यू करवाते हैं, तो आप पाकिस्तान के भी जो है हाँ जी, इससे भी करवा सकते हैं। लेकिन वो PhD लेवल पे है, आप के लेवल पे तो आप पेपर पब्लिश कर दें, वो दैट्स एनफ, बहुत अच्छा। ठीक है, रिव्यू करवा तो पेपर पढ़ें, पेपर पढ़ेंगे तो आपको पेपर लिखना है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा?